सो सीबीएसई का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बेसिकली हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वन, सेकंड वन जो है लॉज ऑफ टोटल, बेस थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्वेंटली, मेजर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, वो क्या है? बेस थ्योरम, राइट। सो इससे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक तो 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि सिर्फ हम लोग बोर्ड लेवल का ही पढ़ रहे हैं। और दूसरा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जितनी भी सिंपल जो बेसिक डेफिनेशंस है वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो पहले तो प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द प्रायिकता, यानी चांस निकालना किसी भी इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट of uncertainty, is the measurement of uncertainty. Uncertainty मतलब आपको पता ही नहीं है, अनिश्चित, जो सर्टेन ना हो, उसका मेजरमेंट निकालते हैं हम लोग। जैसे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर किसी इवेंट के होने का चांस मुझे निकालना है, तो उसका मेजरमेंट हमें निकालना है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हम बोलते हैं ना 50-50% है, हाफ एंड हाफ, तो ये चांस भी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है हमें? हम लोग क्या है, एक रेशो निकालते हैं। रेशो क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। बेसिकली जो है 12th का जो एनसीईआरटी है उसमें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कंडीशनल से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसको बहुत डीपली समझने के लिए कुछ बेसिक पार्ट मुझे 11th का कवर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे उसको रिवाइज कर दूंगी। तो सबसे पहले देखिए आप लिखिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने एक सिक्के को उछाल दिया, डाई को फेंक दिया, तो 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक, हाँ, एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक, और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले आप अच्छे से समझ लें। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मुझे पता है। डिटर्मिनेटिंग एक्सपेरिमेंट का हम लोग ना प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ये सर्टेन इवेंट है और मुझे पता है कि इसका आउटकम ये डेफिनेटली आना ही आना है, तो ये वाला केस हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का काम करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स, है ना, हुज आउटकम्स मतलब रिजल्ट, हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर परफॉर्मिंग। परफॉर्म करने से पहले उसका आउटकम कितना आएगा ये आप बता नहीं सकते हो। देखिए समझिए, जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने एक सिक्के को उछाल दिया, एक फेयर कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो उस पे हेड और टेल आने, दोनों के चांसेस इक्वल हैं, लेकिन आप परफॉर्म करने से पहले ये बता सकते हो क्या कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा? तो ये कैसा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज यू हैव अ कार्ड, अ पैक ऑफ द कार्ड ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स है आपके पास, और आपने रैंडमली यानी बिना देखे फेयरली आपने होनेस्टी के साथ एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा आएगा? किंग आएगा, एस आएगा, या स्पेड आएगा, या ब्लैक कलर आएगा, या रेड कलर आएगा। सो दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मुझे नहीं पता है, यानी क्या होगा या क्या नहीं होगा ये हम पहले नहीं बता सकते। परफॉर्म होने के बाद, एक कॉइन को उछाल देने के बाद जब कॉइन गिर गया जमीन पर और हमने देखा, है ना, देख करके हम बता सकता है कि हेड आए, लेकिन बिफोर परफॉर्मिंग आप ये नहीं बता सकते कि उसमें बेसिकली होने वाला क्या है। सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, समझ में आ गया। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही अब हम कुछ जो है डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। सम डेफिनेशंस लिखिए आप, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये 11th क्लास का है, इसके बारे में बच्चे को आइडिया होना चाहिए, लेकिन मैं रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद हम देखें, ये तो चलो ठीक है, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सैंपल स्पेस, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये क्या होता है, आप बीच बीच में कंफ्यूज होते रहेंगे बार बार। सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट।
जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट वो सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जैसे आप एग्जांपल देखें, यहाँ समझिए, टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, कॉइन को फेंकने पर, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन को उछाल देने पर, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, उसके क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं बोलिए? हेड या फिर टेल हो सकता है। देखिए, एक कॉइन को उछाल देने पर, यदि मैं पीएनसी से भी आपको समझाऊं कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो एक ही कॉइन है, एक कॉइन पे दो तरीके से सैंपल स्पेस में कितने नंबर हो गए? यहाँ पे 2। एक कॉइन को उछालने पर टोटल केसेस कितने बनेंगे? 2 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहाँ पे आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, आइदर हेड और टेल। ठीक है, उसके बाद टॉसिंग 2 कॉइन्स, आपने कहा 2 कॉइन्स को उछालें तो अब उसके सैंपल स्पेस देखिए क्या क्या आएगा? हेड हेड, देन हेड टेल, टेल हेड और टी टेल टेल। यानी अब आपके पास 2 कॉइन्स के लिए 2 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस आप कितने तरीके से भर सकते हो? आइदर हेड और टेल, 2 तरीके से। सेकंड केस भी कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 2 तरीके से, हेड और टेल। सो टोटल वेज आर 4, 4 तरीके हो गए। और ये इनके क्या है? सैंपल स्पेस है, जो मैंने ओपन करके बता दिया। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4। नाउ टॉसिंग 3 कॉइन्स, लिखे चले, इसके सैंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। क्या आएगा? देखो, एच एच एच। आपका परम्यूटेशन से देखते हैं पीएनसी से, तो देखिए अब आपके पास 3 प्लेसेस हैं। इसको भरने के तरीके आइदर हेड और टेल, 2 तरीके। इसको भरने के तरीके हेड और टेल, 2 वेज। इसको भी भरने के तरीके हेड और टेल, 2 वेज। तो 2 और 2 कितना आ गया? 8। सो टोटल केसेस कितने आएंगे? टोटल वेज कितने आएंगे? टोटल एन कितना आएगा? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे यहाँ पे? 8। कैसे? अब सुनिए, यहाँ पे हेड को यहाँ फिक्स कर लो और इनको आप 4 तरीके से मूव कराइए। कैसे? एच एच, मैंने लिखा ना, ये देखो 2 के लिए, एच एच, देन एच टी, टी एच एंड देन टी टी। अब टेल को फिक्स कर लीजिए, फिर एच एच, एच टी, राइट, फिर टी एच और टी टी। और कोई केसेस नहीं, हम पहले ही गिन चुके हैं कि कितने तरीके से यहाँ पे आएंगे, 8 वेज। ये हो गया। तो अगर आप n कॉइन्स फेयर n कॉइन्स को टॉस करते हैं, टॉसिंग n कॉइन्स, तो टोटल कितने आएंगे सैंपल स्पेस? उसमें नंबर्स कितने आएंगे? 2 raised to n। सिमिलरली थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा बोलिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे यहाँ पे? 6। 2 डाइस, अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस देखिए, एक ही प्लेस है ना आपके पास, आप एक ही तो डाई फेंक रहे हैं, सो यू हैव ओनली 1 प्लेस। तो इसको भरने के तरीके 1 से लेकर 6 तक किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, कोई भी एक नंबर से भर सकते हैं। और अगर आप पीएनसी के कंसेप्ट से सीखते हो तो क्या लिखेंगे आप? 61, या चूजिंग एनी वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ 6। कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए, ये 6 वेज। अब देखिए, अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस इसके काउंट करते हो, यानी नंबर ऑफ एस, तो 2 डाइस को फेंकने पर इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 6, यानी एनी 1 आउट ऑफ 6, 1 से लेकर 6। और इसको भी भरने के कितने तरीके हो गए? 6, तो 6 स्क्वायर यानी 36। अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखिए, ये 1, यहाँ 1, देन 1 2 1 3 और सिमिलरली 1 6। ठीक है, देन 2 1 2 2 2 3 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 एंड सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। तो ये कितने हो गए टोटल? 36। अच्छा, ये जो होता है ना 1 1 2 2, फिर आपके पास 3 3 एंड फाइनली 6 6, कोई वर्ड यूज करते हैं क्या? डुप्लेट्स। क्या यूज करते हैं हम लोग? डुप्लेट्स। तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? सैंपल स्पेस बता रही हूँ। जैसे सपोज आपके पास 2 गर्ल्स, वी हैव 2 गर्ल्स, ठीक है, एंड 3 बॉयज। 2 लड़कियां हैं और 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। एंड सिलेक्शन ऑफ एनी टू आउट ऑफ 5
कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कह रहा है कि इन टोटल 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन के तरीके सुनिए, कितना हो गया टोटल 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 5C2 कितना होता है 10, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। सो ये 10 वेज हो गए यहाँ पे। अब देखो क्या क्या बनेगा। गर्ल्स को हम ले लेते हैं G1 G2, बॉयज को हमने क्या कंसिडर किया B1 B2 B3, तो इनके सैंपल स्पेस 10 तरीके से। कैसे देखो, G1 G2 दोनों गर्ल्स आ जाए, देन G1 B1, फिर G1 B2, G1 को फिक्स करके आप सारे केसेस कंसिडर कर लें, देन G2 B1, G2 B2, G2 B3, ठीक है, देन B1 B2, B1 B3 एंड B1 का B2 के साथ, B1 का B3 के साथ, और B2 का किसके साथ, B3 के साथ। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 क्या है, सैंपल स्पेस है, तो ये लिखना आना चाहिए। आप 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आप कोई भी एक ड्रॉ करने का केस कितना हो गया 52C1, तो 52 आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस में। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैसा एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका परफॉर्म करने से पहले आप क्या आउटकम आएगा आप नहीं बता सकते। यदि बता सकते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत ही क्या है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया सैंपल स्पेस, है ना। नेक्स्ट देखिए इवेंट जिसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E। दिस इज द सबसेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसेट कहलाता है ये। तो देखिए इवेंट, जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, ये तो क्या हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उसका सबसेट क्या है, हेड आ जाना, टेल आ जाना। एक डाई को फेंकना, हेड और टेल आना एक क्या है, सबसेट है कोई भी इवेंट। जैसे हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है। डाई को फेंकने पर, डाई के केस में एक इवेंट क्या हो सकता है, इवन नंबर्स का आना, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में क्या हो सकता है 2 4 6, ठीक है। E2 क्या इवेंट हो सकता है, ऑड नंबर का आना, तो वो क्या हो जाएगा 1 3 एंड 5। एक इवेंट और क्या हो सकता है, यानी क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, प्राइम नंबर का आना। प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है बोलिए, 2 देन 3 और 4 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 5। सो ये क्या है, सबसेट है एक डाई के केस में। तो जब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई, तो उसमें ये क्या है, उनके सबसेट्स एंड दीज आर कॉल्ड द इवेंट्स। तो इवेंट्स बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सबसेट है। क्लियर है, समझ आया, नोट डाउन। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आया, सैंपल स्पेस, इवेंट्स आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट लिखिए आप टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट लिखिए एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री इवेंट। लिखें ईच एंड एवरी आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Each and every outcomes of random experiment is called the elementary event, और the elementary number भी बोलते हैं इसको। सेकंड देखें कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट्स। क्या होता है कंपाउंड और मिक्स इवेंट, कंटेनिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इस एलिमेंट्री के अंदर तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। और कंपाउंड में क्या होता है, कंटेनिंग मोर देन, है ना, कंटेनिंग मोर देन 1। और इसको ना सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं हम, सैंपल पॉइंट, कंटेनिंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट या मोर देन 1 एलिमेंट्री पॉइंट या सैंपल पॉइंट। जैसे समझिए, जैसे ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52,
52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है ना। तो उसका एक इवेंट मैंने क्या ले लिया, स्पेड का आना। तो स्पेड जब आप लिखते हो तो कितने स्पेड्स होंगे, कितने स्पेड्स होंगे, 13 होते हैं ना, 13 स्पेड होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, 13 क्लब हार्ट है ना, तो कितने स्पेड्स होंगे 13। तो एक से ज्यादा एलिमेंट्री पॉइंट्स है ना इसमें, एक से ज्यादा है इसमें, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड और मिक्स्ड। नेक्स्ट लिखिए आप, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, ये लिखिए आप लोग ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखिए इसमें लिखे आप, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 events are said to be mutually exclusive. लिखो, if happening of one event, लिख लो ये definition, 2 events are said to be mutually exclusive if happening of one event deny या reject, happening of one event reject the other event, यानी अगर E1 और E2 दो इवेंट्स हैं और ये दोनों इवेंट्स कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर E1 इवेंट होगा तो E2 नहीं होगा और E2 होगा तो E1 नहीं होगा। जैसे आपने क्या है, ये जो 52 का पैक है इसमें आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, तो क्या ब्लैक और व्हाइट एक साथ आ सकते हैं, क्या सॉरी ब्लैक और रेड, ये दोनों कार्ड एक साथ आ सकते हैं। यदि आपने ब्लैक कलर निकाला, ये एक इवेंट है E1 और दूसरा इवेंट कितना है E2 इज ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज अ रेड कलर, सो E1 और E2 कैन नॉट बी हैपन साइमल्टेनियसली। लाइक जैसे आपने टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्का उछाल दिया, तो हेड और टेल एक साथ आ सकते हैं कि नहीं, तो ये कैसे इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना किसमें, थ्रोइंग अ डाइस आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो E1 और E2 एक साथ नहीं हो सकते, तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो गया 5, यानी इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स यानी एलिमेंट्री पॉइंट्स कितने हो जाएंगे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, उसके अंदर सेट्स थ्योरी पढ़ते हैं ना हम लोग। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया 0, यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है, यानी 5। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो देखो अगर मैं जनरलाइज करूं E1, E2, E3 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इन सबका इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन En कितना बनना चाहिए 5, ठीक है। 4th एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि ये सारे के सारे इवेंट्स हैं और आप इनको यूनियन ले लो, कंबाइन कर दो, तो ये पूरा क्या बन जाना चाहिए, टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्रॉइंग ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52। E1 इवेंट क्या है, रेड कलर का कार्ड आना, E2 क्या है, ब्लैक कलर। तो अगर आप रेड और ब्लैक इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बताइए जरा, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा ना, पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, ये 52 कार्ड्स। सो ये केस क्या हो गया, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और कंबाइन टुगेदर ये म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रेड आएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आएगा, और ये एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि दोनों को कंबाइन करने पर मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा, है ना। नेक्स्ट लिखे आप, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना, हैव इक्वल चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, हैव इक्वल चांस टू अकर
जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने पर E1 हेड का आना, E2 टेल आना, दोनों कैसे इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज 1/2। क्लियर है? इक्वली लाइकली। 6 लिखिए आप, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लिखें इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, इफ हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ any one event does not affect the happening, या occurrence भी बोल सकते हैं आप, happening और non happening of other events, किसी एक इवेंट का होना या नहीं होना दूसरे इवेंट के होना या नहीं होने पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हम लोग ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। एक का होना या नहीं होना दूसरे को अफेक्ट ही नहीं करता। इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट, है ना, देन ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बोलो? हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, इस बैग में 5 तो रेड कलर की बॉल्स हैं, 2 इसमें ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, ठीक है, और 1 जो है इसमें रेड कलर की बॉल ले ली। मैंने रेंडमली जो है, रेड तो आ चुका है ना, व्हाइट ले लें आप, रेंडमली ड्रॉ अ बॉल, एक बॉल आप पिक कर लें, ठीक है, एक बॉल आपने पिक कर लिया, ये इवेंट E1 है। अब आपने क्या है, उसके बाद उस बॉल को निकाल लेने के बाद वापस उसी बैग में डाल दिया, ठीक है। नाउ ड्रॉ अनदर बॉल, फिर आपने एक बॉल निकाली एंड दिस इज कॉल्ड द इवेंट E2। पहले एक बॉल निकालना, इवेंट E1, राइट, उसके बाद आपने जो बॉल है वो वापस क्या करी, इसमें रिप्लेस कर दी। नाउ फिर आपने क्या किया, एक और बॉल निकाला, दिस इज कॉल्ड द इवेंट E2। ये E1 और E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप देखो पहला आप अगर बॉल निकाल करके वापस उसमें मर्ज कर देते हो तो क्या फर्क पड़ता है आपने निकाला या नहीं निकाला, क्योंकि आपने तो वापस वहीं रख दिया। यदि आप क्या है, पहली बॉल निकालने के बाद अपने पास रख लेते हैं और फिर आप दूसरी बॉल निकालते तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, डिपेंडेंट। समझ में आ गया? जैसे एक कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन मैं टॉस कर रही हूँ, राइट, और उसके बाद उस पर क्या आ रहा है, ये आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है ना। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये नहीं बता पाते कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन होती है। सो वी विल डिस्कस लेटर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इवेंट। अब देखिए थोड़ा सा ना अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा, बाय वेन डायग्राम, ये सेट्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, इससे ना ये बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली ये सेट थ्योरी है। तो बाय वेन डायग्राम, इवेंट ए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का पूरा सैंपल स्पेस इस रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी पूरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द एलिमेंट्री पॉइंट्स लाइज इनसाइड ऑफ दिस रेक्टेंगल पार्ट। उसमें से कोई एक इवेंट है ये ए, दिस इज कॉल्ड द इवेंट ए। ये पूरा कौन है, एस टोटल। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। अगर मैं सेट में पढ़ती हूँ ना तो फिर इसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी अगर आप प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा सैंपल स्पेस है ये किसी एक्सपेरिमेंट का, उसमें एक सबसेट कौन है, इवेंट ए। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक है। इसको हम ना ए बार और ए डैश और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। सो एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए का मतलब होता है नॉन हैपनिंग या नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए।
ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये आपका पूरा क्या है, ए, ये हो गया आपका, देखिए ये तो पूरा ए हो गया, ये टोटल एस हो गया। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है दिस वन, ये कितना हो गया बताओ, ए बार, यानी ये इज इक्वल टू एस माइनस ए। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट ए की फेवरेबल केसेस या फेवरेबल एलिमेंट्री पॉइंट्स, ठीक है, या फेवरेबल केसेस एसोसिएट टू इवेंट ई, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल केसेस या फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज, ठीक है। तो यहां पे अगर आप टीए मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पीए बार कितना हो जाएगा, देखें पीए बार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है, पूरा 1। देखो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये तो टोटल हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ इवेंट ई टू द एन ऑफ एस, ये टोटल की तरह काम करेगा। और एन ऑफ इवेंट ई जो है वो किससे किसके बीच में लाई करेगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 5, एक भी ना हो, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई अपॉन जो भी है फेवरेबल, कुछ और मानना चाहो तो कुछ और लिख लो आप, है ना, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यहाँ कितना हो जाएगा 0, और एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एफ कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव करती है, 0 से लेकर के 1। 0 जब होता है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, यानी होना ही होना है ना। 0 जब होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उसके लिए फेवरेबल केस एक भी नहीं है, और सारा का सारा 1 कब होगा, जब पूरा की पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, उसके फेवरेबल केसेस टोटल के इक्वल हो जाए, है ना, तो आपको कितना मिलेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो गया 1 माइनस पी ए, ये बात आप ध्यान रखें। तो पी ए प्लस पी ए बार टोटल कितना हो गया 1, पी ए प्लस पी ए बार 1, यानी पी ए बार कितना हो गया 1 माइनस पी ए, ठीक है। जैसे मान यहां समझिए, ठीक है, थ्रोइंग अ डाई, यदि आपको 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 6 कितनी तरीके से आएगा 1, और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 6, तो 1/6। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। क्लियर है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट ए। फिर एटलीस्ट ए और बी इवेंट, इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको समझिए, ये वेन डायग्राम से समझिए, ये आपका ए और ये आपका बी। ये कौन सा पोर्शन है, दिस वन, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये कौन सा केस बनेगा, दिस वन, ये पूरा, ये ए यूनियन बी। तो कैसे लिखेंगे, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस, जब आप पी ए प्लस पी बी करते हैं तो बीच वाला पोर्शन आपने कितनी बार इंक्लूड किया, ट्वाइस, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एटलीस्ट ए और बी, यानी दोनों में से किसी एक का होना, ए और बी और बोथ, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आता है, कम से कम एक किसी का होना, नोट डाउन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए एंड बी बोथ साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को एक साथ होना है। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या सेट थ्योरी से बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों एक ही। आप ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, बोथ आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका मतलब होता है ए तो होना चाहिए बट साइमल्टेनियसली बी नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ये वेन डायग्राम से बनाइए, ये ए और ये बी, दिस इज ए और बी। ओनली क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए, दिस वन, ऐसा सिर्फ ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। इस वाले पार्ट में तो बी भी आएगा ना। सिमिलरली देखें, इवेंट बी बट नॉट इवेंट ए, तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अब कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा, दिस वन,
ये A एंड दिस इज B। तो कौन सा लेना है? मुझे B लेना है, लेकिन उसमें कौन सा नहीं होना चाहिए? A नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसमें से ये वाला पोर्शन सबट्रैक्ट कर दूं। वेन डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं एक्चुअली। आप इसको देख करके वो पोर्शन आप रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं, है ना, अदरवाइज इतने सारे फॉर्मूले लर्न करना डिफिकल्ट है। तो ये वाला आप पोर्शन सबट्रैक्ट कर दें। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 6 नाइदर ए नॉर इवेंट बी। ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। आप बताइए कौन सा पोर्शन? हाँ द्वित्रिशा बोलिए, कौन सा पोर्शन होना चाहिए? नाइदर ए नॉर बी। कौन सा? दिस वन, बाहर वाला। इसके लिए क्या सिंबल यूज करूं मैं? ए यूनियन बी का बार, कॉम्प्लीमेंट। एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए बार intersection B bar, and this is called the complement law and De Morgan's law. De Morgan's law. ये बार जब अंदर जाता है तो सेपरेटली बार लगता है, इन यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। ए बार, देखो मैं आपको करके बताती हूँ, इसको समझिए दोनों। ये क्या है? ए, ये रहा आपका बी। ए बार जिसमें ए ना हो, तो ए नहीं हो मतलब कौन सा पोर्शन हो गया? दिस वन, ये पूरा पोर्शन, इसमें ए नहीं है। नाउ बी बार जिसमें बी ना हो, दिस वन, इसमें बी नहीं है। इनका इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली होना है। तो कौन सा पोर्शन जिसमें पिंक भी आता है एंड येलो भी आता है? विच वन? आउटसाइड। हो गया ना? तो ए यूनियन बी, डे मॉर्गन्स लॉ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार। तो इसको क्या करेंगे आप लोग? ए बार यूनियन बी बार, यानी ये बार सेपरेटली इन पे चला जाएगा। इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड यूनियन एंड यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। सो नाइदर ए नॉर बी। सो ये जो भी मैंने आपको बताया, ये क्या है? इवेंट्स हैं, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स हैं। ये बेसिकली क्या है? बीच बीच में यूज आएंगे। तो ये 12th का कोई पार्ट नहीं है, बेसिकली ये 11th क्लास का पार्ट है, पर मैंने यहाँ तक आपको रिवाइज कर दिया। तो जो 12th का एनसीईआरटी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन उस इवेंट्स में आपको एक कंडीशन गिवन हो, यानी आप फ्रीली काम ना कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपको गिवन हो, उसको लेते हुए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है?